अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मितला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग दो तीन खबरें हैं, बल्कि तीन खबरें हैं जिस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ARY ने एक और एंकर को निकाल दिया है। किस एंकर को निकाला है, वजूहात के हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। कुछ अहम तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की वजह के हवाले से। किस जनरल को फवाद चौधरी ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि वो पार्टी तब्दील करना चाहते हैं और किस पार्टी में अभी वो जा सकते हैं, और उनकी गिरफ्तारी की वजह IPP में होने के बावजूद क्या बनी है, इस पर बात करेंगे। फिर असद कैसर को भी कल 7 बजे के करीब बनी गाला से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या है और किस पार्टी में उनको भेजा जा सकता है, किस पार्टी में वो जा सकते हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल है असद कैसर की गिरफ्तारी से शुरू कर लेते हैं। कल 7 बजे बनी गाला के उनके घर से उनको गिरफ्तार किया गया। उनके भाई वगैरह भी उनके साथ मौजूद थे। उनके भाई की एक वीडियो भी आई और जिसमें यह दावा किया गया कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने और ISI के एहलकारों ने उनको गिरफ्तार किया। फिर आज जब रिमांड के लिए उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो सेक्शन 54 होता है जिसके तहत पुलिस किसी भी आदमी को पकड़ सकती है। तो वो जो पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनको जुडिशल कर दिया जाए। हमने KP पुलिस की रिक्वेस्ट पे पकड़ा है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट KP जो है उसकी रिक्वेस्ट पे पकड़ा है, चूंकि 2017 में इनके खिलाफ एक कॉलेज की खरीदो फरोख्त पे खुर्द बुर्द हुई थी। उस सिलसिले में इनको पकड़ना रिक्वायर्ड था और इनकी गिरफ्तारी मतलूब थी, इसलिए हमने इनको पकड़ा है। तो जब तक इस्लामाबाद, अब जब तक KP पुलिस इस्लामाबाद आती है और राहदारी रिमांड उस वक्त तक दे दिया जाए और इनको जुडिशियल कर दिया जाए। ताहम जो मजिस्ट्रेट था उसने उनको जुडिशियल कर दिया है और 1 हफ्ते के लिए बताया जा रहा है कि अभी जुडिशियल किया गया और फिर जो KP पुलिस आएगी मंडे ट्यूसडे को आती है और फिर इनको इनको फिर उनके हवाले कर दिया जाएगा। असद कैसर को आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब दोनों एक यहाँ पे आए थे और इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था, इस्लामाबाद में इनफैक्ट आए थे और कुछ अहम मुलाकात होनी थी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ। तो उस वक्त असद कैसर और परवेज खटक को के हवाले से इमरान खान साहब ने एक ट्वीट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि किसी डायलॉग के लिए और मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लेने के लिए ये आए थे, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने उनको बिठा लिया और ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है और अब उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद ही हमने ये देखा था कि परवेज खटक ने नेशनल प्रेस क्लब में आके, नहीं बल्कि नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि भाई 2 अहम रहनुमा PTI के अहम ऐलान करने वाले हैं। लेकिन फिर परवेज खटक साहब ने अपने घर या किसी एक और इस्लामाबाद के घर में उन्होंने कैमरों को बुला के ये बयान रिकॉर्ड करवा दिया था और जो TV पर भी चला, मीडिया पर भी आया कि मैंने PTI को क्विट कर दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली असद कैसर ने उस वक्त PTI नहीं छोड़ी थी और सारे हैरान थे कि क्या ऐसा हुआ। तो काफ़ी सारी इत्तलात आई। कुछ ये भी हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ असद कैसर अपने मामला बेहतर करने में कामयाब हो गए और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस कर लिया कि किसी न किसी बेहतर आदमी की और ऐसे कोऑपरेटिव आदमी की या फ्लेक्सिबल आदमी की ज़रूरत आपको मुस्तकबिल में भी पड़ सकती है KP के हवाले से। तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो मतलब दोनों जानिब प्ले कर सके या दोनों जानिब को साथ लेके, दोनों फ्री कैंड को, PTI को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चले। तो इस सूरत पे उनकी रिहाई हुई थी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब खासे नाराज भी थे असद कैसर से या असद कैसर के किरदार के हवाले से जो उनका असेंबली में था और ख़ास तौर पर जो तहरीक अदम एतमाद में उनका किरदार था। और बहुत इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करूं कि असद कैसर ने इमरान खान को कन्विंस करने की भी कोशिश की थी। जो 3 अप्रैल 2022 को जिस पे वोटिंग होनी थी तहरीक अदम एतमाद पर, इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश हुई थी, उसमें इमरान खान के सामने बहुत भरपूर केस प्लीड किया था असद कैसर ने और उन्होंने कहा था कि आपको ये वोटिंग करवानी चाहिए। और उसके बाद इमरान खान खासे नाराज हो गए थे और फिर इवेंचुअली ये भी हुआ कि 10 अप्रैल को जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन भी असद कैसर ने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया था और उस दिन भी खासे नाराज़ हो गए थे इमरान खान साहब असद कैसर से। तो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि ये स्मूथ ट्रांजैक्शन हो और असद कैसर ने इस्टेब्लिशमेंट की बात मानी थी या कोऑपरेट किया था और भरपूर किस्म का कोऑपरेट किया था और फिर माजी में भी वो इसी तरह से कोऑपरेट करते रहे। तो ये भी एक वजह थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको छोड़ भी दिया था। और फिर उसी दौरान हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि असद कैसर के जो छोटे भाई हैं
दो या तीन भाई हैं, तो उनमें से एक भाई ने परवेज खट्टक को फोन करके भी कहा था कि अगर असद कैसर से पार्टी छुड़वाई गई तो आपको हमारी लाशों में पर से गुजरना पड़ेगा। अब जो बताया जा रहा है कि असद कैसर के गिरफ्तारी की वजह क्या है, तो दो तीन वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई तो पीटीआई को एक रिस्पाइट मिल रहा है, या पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा खड़ा करने की कोशिश सही नजर आ रही है। और फिर ये भी नजर आ रहा है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान JUIF के साथ कोई अलायंस ना हो जाए, इत्तेहाद ना हो जाए। एक तो वजह ये भी है। और फिर ये भी एक इंटरेस्टिंग वजह है कि नौशहरा में उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा जो 2 दफ़ा वजीर भी रहे, उनको भी पीटीआई में शामिल किए। इतने बुरे हालात में भी उन्होंने नौशहरा में पीटीआई में एक अहम आदमी को शामिल कर लिया। और ये बताया जा रहा है, जो असद कैसर के करीबी जराए हैं, कि परवेज खट्टक हैं इस गिरफ्तारी के पीछे। और परवेज खट्टक बुखला गए हैं और उनको नजर आ रहा है कि अगर नौशहरा में भी पीटीआई नए आदमी शामिल करने में कामयाब हो रही है तो उनके लिए मुश्किल होगा इलेक्शन लड़ने में, और वो शायद अपनी सीट भी सिक्योर ना कर पाए और फिर वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। तो ये परवेज खट्टक साहब पे गिरफ्तारी डाली जा रही है कि उन्होंने गिरफ्तार करवाया है। और फिर ये भी कि ये कहा जा रहा है कि अब असद कैसर को जो तहरीक इंसाफ है जो उन्होंने बनाई है परवेज खट्टक ने, उसमें भेजने की कोशिश की जाएगी, उसमें भेजा जाएगा और वो शायद चले जाएं। तो मेरा ख्याल है, मेरी खबर है कि ऐसा नहीं होगा। असद कैसर बिल्कुल पीटीआई नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने पहले भी नहीं छोड़ी थी, और शायद वो कॉपरेट भी कर रहे हैं, तो इसलिए भी उन पे ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डल सकेगा। अलबत्ता ये है कि उनको कर्टेल ज़रूर कर दिया जाएगा इस गिरफ्तारी के बाद, और वो कर्टेल हो भी जाएंगे, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, कुछ अरसे के लिए ज़रूर हो जाएंगे। और फिर इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो ये सिलसिला जो है बहरहाल अब होता मज़ीद इसमें शिद्दत आती नज़र आ रही है। फिर फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। होना नहीं चाहिए किसी को भी, हमारा आइन इजाज़त देता है, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, कोई भी पॉलिटिकल एजेंट है, पॉलिटिकल लीडर है, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी पीसफुली करना चाहता है, जिसमें रियासती इदारों को, रियासत को टारगेट नहीं करता, उसके पास बिल्कुल 100% ये हक हासिल है कि उसको रास्ता देना चाहिए, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रख सकता है। अगर हम रास्ता नहीं देंगे, चीज़ें शिद्दत पसंदी की तरफ निकल जाएंगी, इंतहा पसंदी की तरफ निकल जाएंगी, माशरा बदअमनी का शिकार होगा और मुल्क में भी डेफिनेटली इसके असरात होते हैं। तो हमें दायरों के सफ़र से बहरहाल निकलना चाहिए, और अगर ये दायरों के सफ़र ऐसे ही जारी रहे तो मुल्क में कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो हमारा जो मुआशरत का सिस्टम है और मुआशी इस्तेहकाम भी कभी हम अचीव नहीं कर सकेंगे। फवाद चौधरी को 1 बजे आज गिरफ्तार किया गया, उनको उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उनके भाई ने बताया कि जी वो मेरे पास नाश्ते के लिए आए हुए थे और उनको मेरे घर से गिरफ्तार कर लिया गया, और मैं थाना कौसार भी गया, अपारा भी गया, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस ने लाइल्मी का इजहार किया। उनकी बीवी ने भी ट्वीट किया कि वो नामालूम मकाम पर उनको शिफ्ट किया गया है, जी नामालूम मकाम पर उनको ले गए हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि सादा कपड़ों में मलबूस कुछ अफराद थे, अहलकार थे, और इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और उन्होंने उनको गिरफ्तार करके कहीं पर मुंतकिल कर दिया है। तो अब फवाद चौधरी बेसिकली IPP में है, तहरीक अदम इस्तेहकाम में है, और उसके बावजूद उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और जबकि उन्होंने पीटीआई भी छोड़ दी है। और ये डेफिनेटली जो बंदा पीटीआई छोड़ता है उसके लिए तो तमाम के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उस पर कोई भी संगीन किस्म के भी चार्जेस हों उसको बिल्कुल हिदायत मिल जाती है। तो इनको क्यों गिरफ्तार किए, उसकी 2-3 वजूहत हैं। फवाद चौधरी साहब काफ़ी शरारती से आदमी हैं। खैर पॉलिटिकल नज़रिया तो आई वुड से कि उनका ऐसा कोई है नहीं, और पॉलिटिकल नज़रिया उनका यही है कि इक़्तिदार हो, और वो इक़्तिदार में ही रहना चाहते हैं, और वो अपने जो सियासी नज़रियात हैं वो बदलने में बड़े फ्लेक्सिबल हैं। मैंने इतना फ्लेक्सिबल सियासतदान कभी नहीं देखा, बल्कि कोई आदमी नहीं देखा। तो वो किसी न किसी तरह से अपना रास्ता बनाते हैं और इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। अभी भी पिछले कुछ अरसे से वो मुसलसल आर्मी चीफ की तारीफ़ें कर रहे थे, और डेफिनेटली जो 2, 3, 4, 5 बड़े इक़दाम किए पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुए। मैं समझता हूँ जनरल आसिम मुनीर ने जो ये इक़दाम किए हैं ये बहुत बड़े हैं, और इसकी कॉन्टिन्यूशन रहनी चाहिए इलेक्शन के बाद भी, जो भी पार्टी आती है तो इस पर
फिर किसी वक्त बात करेंगे। बहरहाल हमारी पॉलिटिकल एलीट इस सिलसिले में नाकाम रही। एनीवेज, तो फवाद चौधरी साहब भी वो हेल करते थे, अप्रिशिएट करते थे, और उसके बावजूद भी उनको पकड़ लिया गया। तो वो देखें, बुनियादी तौर पर उसकी मैं अंदर की बात बता देता हूँ, ये है कि वो आईपीपी के जो कन्वेंशन वगैरह में जो पिछला सबसे बड़ा कन्वेंशन हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल डिसअलूयंड हो गए हैं और डिसएसोसिएट हो गए हैं और उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। आईपीपी की मुख्तलिफ जो जलसे हैं, मुख्तलिफ जो कन्वेंशन हो रहे हैं उस पर नहीं जा रहे। दो उन्होंने पिछले दिनों जहांगीर तरीन से मुलाकात भी की है, लेकिन उनको नजर आ रहा है कि ऐसा वो इस तरह से सीट नहीं निकाल सकेंगे। मेरी अपनी भी उनसे खैर बात हुई थी कि इलेक्शन लड़ेंगे तो वो इलेक्शन तो बहरहाल वो ज़रूर लड़ेंगे। कोई भी सियासतदान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं छोड़ता, और उनको भी पता है कि अगर वो ये कॉन्स्टिट्यूंसी इस दफ़ा लूज़ होती है और वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो वो फारग हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए। इलेक्शन वो ज़रूर लड़ेंगे। तो वो बेसिकली जो आईपीपी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें शरीक नहीं हो रहे। इस्टेब्लिशमेंट, अहम बात क्या है, इस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल में, मेरा पहला एनालिसिस ये था कि आई स्टैंड करेक्टेड, कि पहला मेरा एनालिसिस ये था कुछ अर्सा पहले कि आईपीपी भी वन टाइम अरेंजमेंट है। नहीं, इट्स नॉट वन टाइम अरेंजमेंट। ये मैंने अब रियलाइज़ किया है, एनालाइज किया है, और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये वन टाइम अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि ये परमानेंट अरेंजमेंट है। और ये भी कह सकते हैं इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ पीटीआई, और ये थर्ड फोर्स है इन पंजाब। अब बड़े बड़े और भी लोग इसमें शामिल होने हैं, कुछ बड़े नाम और भी जाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो फवाद चौधरी हैं, बड़ा नाम है, पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में बड़े एक्सपर्ट हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये फुली होल हार्टेडली जो आईपीपी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको ऑन करें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये दाएं बाएं से निकल के ये अभी भी पाकिस्तान नून लीग में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, नून लीग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको एक और भी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने 2022 के शुरू में भी कोशिश की थी, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी जो उस वक्त की, उनको ये मुसलसल कह रहे थे कि मुझे आप पार्टी चेंज करवा दें। ये बहरहाल आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव खबर है कि ये उस वक्त भी कोशिश कर रहे थे कि मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे थे कि मुझे पार्टी चेंज करवाई जाए। तो बहरहाल अगेन मैं ये कहूँगा कि उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने का हक़ है, अपनी मर्ज़ी से सियासत करने का आइनी हक़ उनके पास हासिल है, उनको बिल्कुल कोर्स नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो अगले 2-4 दिन में वैसे भी छूट जाएंगे, लेकिन उनकी ये जो शरारतें हैं, शेनानिगन्स हैं, ये बहरहाल कम हो जाएंगी और होनी भी चाहिए। तो वो नून लीग में कोशिश कर रहे हैं, नून लीग बहरहाल नहीं लेगी। नून लीग के में जाने के लिए 2020-21 में भी ये कोशिशें करते रहे, 22 में भी कोशिशें करते रहे, और ये भी ख्वाजा आसिफ ने भी एक आध दफ़ा ये बात की हुई है। बहरहाल मैं आपको 2-3 खबरें आपके साथ शेयर करती हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट चाहती है आईपीपी में रहे, भरपूर तरीके से रहे, होल हार्टेडली, और फुली पार्टिसिपेशन दे, फुली अपने जो एनर्जीज़ हैं वो उस पर लगाएं, चूँकि वो अब थर्ड फोर्स के तौर पर पंजाब में रहेगी और मुस्तकिल परमानेंट बुनियादों पर रहेगी, और अगले कुछ अरसे में कुछ और भी लोग आ जाएंगे। अच्छा, ARY ने जी अपने एक और एंकर को फारग कर दिया, और वो है जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। चौधरी गुलाम हुसैन साहब सहाफ़ी पुराने उनको कहा जाता है, और ये अब कहा जा रहा है जी ये दबाव के तहत उनको निकाला गया है। देखिए, दबाव बहरहाल ज़रूर है ARY पे, नो डाउट। मैंने मुख्तलिफ सेगमेंट पे 2-3 वीलॉग्स उस पर किए हैं, स्पेसिफिकली बात की है कि कौन कौन सा और किस तरह का दबाव है। पहली बात यह है कि मीडिया पे किसी भी तरह से दबाव नहीं होना चाहिए, इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी एंगलिंग से और प्रोपेगेंडे से परहेज़ करना चाहिए। मैं ARY के हर तरह के राइट्स के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस अल्टीमेटली जिन ममालिक में होती है वो मुल्क बहुत ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं, और यही हमारी बुनियादी इंसानी आज़ादियों को भी इंश्योर करती है जो मीडिया की फ्रीडम और बुनियादी इंसानी हुकूक की महाफिज है जो मीडिया फ्रीडम है। तो बहरहाल ARY पे किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। अब ये जो कहा जा रहा है जी चौधरी गुलाम हुसैन को इसलिए निकाला गया कि वो नवाज शरीफ पर तनकीद बहुत करते थे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब फ्रेंकली मैं अगेन कह रहा हूँ कि उनको जो निकाला गया गलत है, ये काबिल मजम्मत है,
और उनको नहीं निकाला जाना चाहिए था और किसी के कहने पे बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए था। लेकिन ये बात भी सच है कि चौधरी साहब या बाकी दीगर अफराद जो हैं वो प्रोपेगेंडे का हिस्सा रहे हैं और मुसलसल प्रोपेगेंडा करते। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक दफ़ा कह दिया कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि भाई 7 अरब डॉलर्स की करप्शन की है नवाज शरीफ ने और ये सबूत है। ऐसी कोई बात नहीं थी। जनरल बाजवा समझदार आदमी थे, कुछ भी आप कह लें उनकी पॉलिसीज को, लेकिन वो इस मामले में इंटेलिजेंट आदमी है, मैं समझता हूँ। तो वो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। डाउन द लाइन आपको पता चलेगा ऐसी कभी उन्होंने चौधरी गुलाम हुसैन से बात ही नहीं, लेकिन वो दावा कर दिया। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब इस तरह की वो क्या कहते हैं, उनको मुंह का डायरिया था और वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कहते रहते थे और बेसरोपा बातें करते थे। ऐसी खबरें, मन घड़त खबरें जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती थी, वो करते थे। पर मुझे ज़्यादा ये भी लगता है कि शायद ARY भी जो नई लाइंस ड्रॉ हो रही हैं उनके साथ भी अलाइन करने जा रहा है। मिसाल के तौर पे उनको नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है, ये चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उन पे क्रिटिसिज्म ना हो और इस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहती है कि नून लीग जो है वो पावर में आए और अगली गवर्नमेंट नून लीग की बने या नून लीग लेड बने। तो उससे भी ARY की मैनेजमेंट अपने आप को अलाइन करने जा रही है। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डेड क्रिटिसिज्म के ना सिर्फ हामी थे बल्कि मुसलसल करते थे चौधरी गुलाम हुसैन साहब। तो ये जो बात की जा रही है कि नवाज शरीफ पर तनकीद ना करने का कहा गया है, मैं अगेन कहूँगा मुझे अभी तक तनकीद नहीं है। साबिर शाकिर साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, वो भी ऐसी ही बात कर रहे थे। मुझे वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन जब भी वेरीफाई होगा डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लेकिन मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि शायद ARY के जो मालिकान हैं उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मैंने अपनी भी बात की थी कि उन्होंने मुझे हमेशा 3 साढ़े 3 साल मैंने उनके साथ काम किया, हर तरह की उन्होंने मुझे फ्रीडम दी थी और मैं बड़ा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। मैं बहुत खबरें मैंने PTI के अगेंस्ट भी की और मैं किसी भी के भी अगेंस्ट में खबर करता था, मुझे बहरहाल इजाज़त थी, इंडिपेंडेंट था मैं और वो मुझे करने की इजाज़त देते थे। मैं कह रहा था ARY के कुछ बिजनेसेस वगैरह, मुख्तलिफ बिजनेसेस वगैरह भी हैं और शायद उनको ये भी लगता है कि उनमें फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। PMLN की गवर्नमेंट आती है तो हम फिर गवर्नमेंट की भी उस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना नहीं बन सकते हैं। इश्तिहार हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टी के, रियल इस्टेट के और दीगर बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनसे भी बचने के लिए एक ये सद्देबाब हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्रेशर्स हैं, दबाव हैं। मारिया मेमन के प्रोग्राम पर भी, महर बुखारी पर भी दबाव है और इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैंने जो टॉप मैनेजमेंट से वेरीफाई किया था उन्होंने बहरहाल इनकार किया था और मज़ीद इस पर अपडेट होगी, डेवलपिंग स्टोरी है, कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती हो सकती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।